Hello students, today we discuss first exercise of chapter 5th Introduction to Euclid Geometry. Now first question है आपका which of the following statement are true and which are false? Give reason your answer. हमें बताना है ये गिवन स्टेटमेंट जो दिए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं और उसके रीज़न देने हैं. ये ट्रू क्यों है, ये फॉल्स क्यों है. ओके, नाउ आपका फर्स्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. आपका फर्स्ट क्या कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है जिससे ओनली वन लाइन पास हो सकती है, ये कह रहा है. बट दिस इज इम्पॉसिबल. इट मीन्स इससे बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं. ऐसा हो नहीं सकता कभी कि एक ही लाइन पास होगी. इस पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास हो सकती हैं इस तरह से. ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स. ओके, नाउ अपेंड है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ये कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, मतलब कि नंबर लाइन इनफाइनाइट है जो कि विच पास हो रही है. इनफाइनाइट नंबर. दूसरा सेकंड आपका क्या कह रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन है जो कि केवल 2 पॉइंट से पास हो रही हैं. ये भी फॉल्स होगा बिकॉज एवरी सिंगल लाइन्स, अगर आपके पास ये सिंगल लाइन है एक, वो केवल 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास होंगी. ठीक है, बट दिस इज नॉट करेक्ट कि मैनी लाइन्स passes through only 2 distinct point. This is not true. Okay, then second statement also false. Okay, now आपका next question है थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both side. थर्ड है आपका अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both side. ये आपकी लाइन है, हम इसको बोथ साइड इनडेफिनेटली कितना भी बढ़ा सकते हैं इसे. ये कह रहा है ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. यस, ये स्टेटमेंट होगा ट्रू बिकॉज एवरी लाइन को हम बोथ साइड इनडेफिनेटली इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपको फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. फोर्थ है आपका इफ 2 सर्कल आर इक्वल. अगर आपके पास कोई 2 सर्कल होंगे जो कि इक्वल होंगे देन उसकी रेडियाई इक्वल होंगी. तो यस, ट्रू होंगे बिकॉज इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल then it will also equal center and circumference. Circumference then also radii is equal. इसका मतलब कि अगर आपके सर्कल इक्वल होंगे तो सेंटर एंड सर्कमफेरेंस इक्वल होंगे, देन सर्कमफेरेंस इक्वल होंगे तो रेडियाई ऑब्वियस सी बात है इक्वल होगा. ओके, नाउ आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इन फिगर इफ ए बी इक्वल टू बी पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई. आपकी ये ए बी लाइन दी हुई है एंड पी क्यू लाइन दी है. ये कह रहा है ये लाइन इस लाइन के इक्वल है एंड ये लाइन इस लाइन के इक्वल है. देन कह रहा है कि ये फर्स्ट वाली लाइन ये थर्ड लाइन के इक्वल होगी, तो ये होगी. तो इसका आंसर होगा आपका ट्रू. फिफ्थ ट्रू बिकॉज हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सियम्स आपकी क्या कहती है, things which are equal to the same thing
आर इक्वल टू वन अनोदर। अगर आपके पास ए बी के इक्वल है एंड सी ऑल्सो बी के इक्वल है, देन ए एंड सी आपस में इक्वल होंगे। उसी तरह अगर ए बी के इक्वल है, ए पी लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, देन ए पी एक्स वाई के इक्वल होगा, ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined? First, what, they, how might you define them? ये क्या कह रहा है, हमें जो गिवन टर्म्स दी हुई हैं उनकी हमें स्टेटमेंट बतानी है, और अगर हमें इस डेफिनेशन में कोई ऐसा टर्म आ जाता है जिसको इसकी डेफिनेशन से पहले डिफाइन करना है, वो टर्म बतानी है, और व्हाट दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, हमें बताना है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, if the perpendicular distance between two lines is always constant, तो ये आपकी is called a parallel line। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है, अगर टू लाइन है आपके पास, ठीक है, इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, इट मींस सेम डिस्टेंस होंगी इनकी, ठीक है, इसकी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस सेम होंगी, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये दोनों लाइन हैं, ये दोनों लाइन इक्वल होंगी, ये लाइन, तो ये पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, नाउ अब हमें क्या कह रहा है, इसमें एक क्वेश्चन भी था, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। इस डेफिनेशन में हमें इस डिफाइन में कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको इससे पहले डिफाइन करना चाहिए। तो हाँ, लाइंस हो गई, लाइंस की डेफिनेशन, ठीक है, हमें लाइंस की डेफिनेशन इससे पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। तो लाइंस क्या होते हैं, लाइंस इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, मतलब इसकी ब्रेथ जो होती है वो कुछ भी नहीं होती है, ठीक हो गया, जीरो होती है ये। ओके, नाउ आपका सेकंड है परपेंडिकुलर लाइन। ओके, परपेंडिकुलर लाइन, नाउ नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन, अगर एक लाइन किसी दूसरे लाइन पर पड़ती है, मीट करती है अनदर लाइन एट ए राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल is said to be perpendicular line। ये क्या कह रहा है, अगर कोई एक लाइन किसी दूसरे लाइन पर मिलती है एट द राइट एंगल, राइट एंगल में 90 डिग्री पर, जैसे आपके पास एक लाइन है ये और एक ये दूसरी लाइन है, ये आपकी 90 डिग्री पर मिलनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक हो गया। अब इस डेफिनेशन में कौन कौन से टर्म है जो आपको पहले पता होने चाहिए, एक लाइन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, लाइन की डेफिनेशन आपको पहले बता दी थी, इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है, एक एंगल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है,
लेंथ तो मैं लाइन तो मैंने बता दिया है, एंगल बताती हूँ। एंगल, टू लाइन्स diverging from a single point form angle। अगर कोई लाइन किसी सिंगल पॉइंट पे डाइवर्ज करती हैं, एक ही पॉइंट पे, ये टू लाइन हो गई, ये एंगल बना है आपका, ठीक है। सिमिलरली अगर ये टू लाइन हो गई ये, ठीक है, तो ये एंगल बना है, तो ये आपका एंगल की डेफिनेशन हो गई। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, थर्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स as a line segment। ठीक है, अगर आपके पास कोई टू एंड पॉइंट्स है, जैसे ये एंड पॉइंट है, की जो डिस्टेंस होगी, ये लेंथ, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, लाइन सेगमेंट में हम इस दोनों एंड में, अगर ए बी है ये, इसके एंड को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, और इस डेफिनेशन में इसको जानने के लिए हमें लाइन और पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो लाइंस तो मैंने बताया था आपको, ब्रेथलेस लेंथ, एंड पॉइंट क्या होते हैं? विच हैज नो पार्ट, जिसके हम पार्ट नहीं कर सकते। ये पॉइंट है, हम इसके पार्ट्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट होगा। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, RADIUS, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? द लाइन विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर and other at any point on the circle boundary। एक लाइन है जिसका एक पॉइंट तो एक एंड पॉइंट तो सेंटर पे है और अदर एंड पॉइंट सर्कल पे है, तो वो आपका क्या होगा? रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इसमें हमें कौन कौन से टर्म जानने जरूरी है? एक लाइन, एक पॉइंट, ठीक हो गया, एक सर्कल, ये हमें नोन होने चाहिए। ठीक हो गया, मैंने पॉइंट एंड लाइन तो बताया था, आपको सर्कल बताती हूँ। सर्कल, अ प्लेन circular loop with a center, okay, a plane circular loop with a center। ये एक लूप है, ठीक है, विथ सेंटर के साथ। और ये जो आपका क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल, इसकी डेफिनेशन क्या थी? अगर आपके पास ये वन पॉइंट आपका एक सेंटर पे एंड अनदर पॉइंट आपका सर्कल पे, तो ये आपकी रेडियस होगी। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट है स्क्वायर। फिफ्थ है स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल and all angles right angles is a square। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होने चाहिए, ऑल जो भी एंगल हैं, सारे एंगल्स वो राइट एंगल होने चाहिए। इट मीन्स 90 एंगल के होने चाहिए। ठीक है, इस डेफिनेशन को जानने के लिए हमें कौन कौन से टर्म्स जानने ज़रूरी हैं? फर्स्ट, एक क्वाड्रिलेटरल, एक एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, एंगल तो मैंने बता दिया कि वन पॉइंट पे अगर टू लाइंस डाइवर्ज करेंगे, ठीक है,
उसके साथ जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाएगा। और क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपका? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल होता है आपका अ प्लेन इनक्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड्स होंगी और क्लोज्ड होंगी। वो कोई फिगर, अगर जैसे ये फिगर होगी आपके पास, ठीक है, इसकी 4 साइड्स हैं और वो क्लोज्ड हैं, ठीक है, तो वो हो गए क्वाड्रिलेटरल। और स्क्वायर क्या है आपका? ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल होंगी, ये साइड्स इक्वल, ये साइड्स, ये साइड, ये 4 साइड आर इक्वल होंगी। एंड जो एंगल होगा, ऑल एंगल्स, ये एंगल सारे 90 डिग्री के होंगे, 90 एंगल, ये 90 एंगल, ओके। स्क्वायर की डेफिनेशन है। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमें 2 पोस्टुलेट्स गिवन दिए हुए हैं, उसको कंसीडर करना है। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B, there exists a third point C which lie between A and B। हमें कहा है अगर A and B 2 पॉइंट्स, A and B 2 पॉइंट्स है, then there exists a third point C between A and B। कोई एक C पॉइंट है वो A and B के बीच में है, ओके। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकेंड पोस्टुलेट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कोई 3 पॉइंट्स हैं सेम लाइन पे नहीं है। अगर आपके पास A and B 2 पॉइंट्स हैं, ये लाइन है आपके पास, A and B 2 पॉइंट्स है, एंड जो थर्ड पॉइंट है वो इस लाइन पे नहीं है, ये इससे दूर है कहीं पे, C हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो कह रहा है डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। ये जो 2 पोस्टुलेट हैं इसमें कोई भी अनडिफाइंड टर्म है? तो इसका आंसर होगा यस, बिकॉज हमें पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए इससे पहले, ओके। एंड हमें क्या पता होना चाहिए? पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? These postulates contain many undefined term, okay। now अब आपका क्या कह रहा है? Are these postulate consistent? मतलब कि ये जो 2 postulate कंसिस्ट कर रहे हैं, और विच सी बात है, यस, बिकॉज हम इन दोनों पोस्टुलेट्स के लिए फिगर ड्रॉ कर पा रहे हैं। जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या कहता है आपका? ए बी के का जो सी पॉइंट्स है वो ए बी के बीच में है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड आपका क्या कहता है कि ए बी कोई लाइन है, उसके उस लाइन में 3 पॉइंट नहीं कंटेन करने चाहिए, ठीक है। सेम लाइन में 3 पॉइंट कंटेन नहीं करने चाहिए। तो ये अपने अपने पोस्टुलेट्स के लिए ट्रू है, कंसिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब। तो क्या होगा? द गिवन postulates are consistent because they refer to 2 different situation, okay। now next क्या कह रहा है? do they follow from Euclid's postulate explain। ये कह रहा है ये यूक्लिड्स postulates को फॉलो करता है, तो हम कहेंगे no, these postulate do not follow यूक्लिड्स पोस्टुलेट। ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि ये एक्सियम्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये मैं बता देती हूँ, दे फॉलो एक्सियम्स, दे फॉलो एक्सियम्स, ये एक्सियम्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो कौन सी एक्सियम्स है?
गिवन, एक एग्जाम थे आपके पास, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर a unique line that passes through them. ठीक है, ये आपकी एग्जाम्स हैं जो ये दोनों पोस्टुलेट्स को फॉलो करती हैं. देखिए यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट हैं, ठीक है, एक यूनिक लाइन पास हो रही है. सिमिलरली यहाँ से भी 2 पॉइंट्स हैं, इससे एक यूनिक लाइन पास हो रही है. इसका मतलब कि अगर आपके पास ए बी कोई 2 पॉइंट्स हैं, इसको मिलाने वाली कोई यूनिक लाइन ही होगी जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी. ओके, ये कह रहा है इसका मतलब. नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, if a point C between 2 points A and B such that AC is equal to BC and then prove AC is equal to half AB, explain by drawing the figure. ठीक है, हमें क्या कह रहा है, ए बी के पॉइंट, ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी है, ए बी, इसको हम फिगर से समझ लेते हैं. ये ए बी है, इसके बीच में एक सी पॉइंट है. ठीक है, ये कह रहा है, गिवन दिया है ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये आपके पास गिवन है. ओके, देन कह रहा है ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं. यहाँ पर जो ए बी लाइन है, ए बी जो लाइन है वो किससे बनी है, ए सी प्लस बी सी से. ठीक है, अगर हम बी सी गिवन दिया है ए सी के इक्वल है, इसकी जगह पुट कर लेते हैं ए सी प्लस ए सी, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 ए सी हो गया. ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ए सी इज इक्वल टू 2, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो देन ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, तो ये आपका प्रूफ हो गया. ओके, इस तरह से आप इसको प्रूफ करेंगे. नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन 4, अभी हमने क्वेश्चन 4 देखा था. ठीक है, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी. पिछला वाला क्वेश्चन क्या था कि अगर ए बी कोई पॉइंट था, उसके बीच में सी मिड पॉइंट था. ठीक है, ए बी प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. ये कह रहा है कि हर एक लाइन के बीच में एक यूनिक मिड, एवरी लाइन सेगमेंट के बीच में एक ही मिड पॉइंट कंटेन करेगा. इसे हमें प्रूफ करना है. तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में ये किया था, क्या कहते हैं कि ये ए बी जो मिड पॉइंट था सी के, तो हमने जो ए सी था उसको हाफ ए बी प्रूफ किया था. ठीक है, अब हम ये आगे प्रूफ करते हैं. ठीक है, अगर ए बी के बीच में कोई दूसरा मिड पॉइंट ले लें, अगर हम डी कोई मिड पॉइंट ले लें. ठीक है, अगर हम डी कोई मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो लेट डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है, अगर मिड पॉइंट ले लेते हैं तो जो ए डी हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी. ठीक है, जैसे हमारा सी मिड पॉइंट था ए बी का, तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये हमने 4th क्वेश्चन में किया था. एंड सिमिलरली अगर डी भी ए बी का मिड पॉइंट है तो हाफ ए बी हो जाएगा. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये बोथ साइड इक्वल है इस साइड. ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, देन ए सी इज इक्वल टू ए डी. ठीक है, इसका मतलब कि जो डी एंड सी हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे. ठीक है, इट मीन्स सी एंड डी कोइंसाइड करेंगे. ठीक है, इसका मतलब कि जो डी एंड सी हैं ये एक दूसरे के ऊपर ही होंगे. इसका मतलब कोई भी लाइन है उसके बीच में केवल एक ही पॉइंट लाई करेगा.
बहुत सारे पॉइंट लाइन नहीं कर सकते हैं किसी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये कह रहा है ए सी इज इक्वल टू ये बी डी के इक्वल है, देन प्रूफ करना है कि जो ए बी है ये ए बी ये सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है। हमें गिवन क्या दिया है, गिवन ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया है और हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो जो ए सी है, अगर हम ए सी लाइन को देखते हैं तो ए सी किससे बना है, ए बी प्लस बी सी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि जो बी डी लाइन है, ये जो बी डी है वो किससे बना है, बी सी प्लस सी डी से। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमें गिवन क्या दिया है कि जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है, ठीक है। देन बी डी की जगह हम ए सी रख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। अब हम क्या करेंगे, इस ए सी की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ए सी, तो ए सी की वैल्यू पुट करेंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी सी इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। जो 5th एक्सियम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, क्यों कहा जाता है। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। नोट दिया है कि ये क्वेश्चन 5th पोस्टुलेट के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये 5th एक्सियम्स के बारे में पूछ रहा है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5th एक्सियम क्या थी आपकी, जो एक्सियम थी आपकी वो क्या थी, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। इसका मतलब था कि कोई होल है पूरा, वो अपने पार्ट से हमेशा बड़ा था। इसका मतलब अगर 100 हमारे पास कोई नंबर है, अगर हम इसका कोई पार्ट ले लेते हैं 50, देन जो 100 होगा वो ऑलवेज 50 से ग्रेटर होगा। ये क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कह रहा है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई एग्जांपल दे के ले सकते हैं। अगर हम कोई एग्जांपल ले लें कि अगर आपके पास जो ए वैल्यू है वो p प्लस क्यू प्लस आर के इक्वल है, ठीक है। जो p एंड क्यू आर हैं वो a के पार्ट्स हैं, देन जो a होगा वो हमेशा p से बड़ा होगा, q से बड़ा होगा एंड r से बड़ा होगा, ओके। देन a इज ऑलवेज ग्रेटर देन P, Q and R, ओके। नाउ आप अगर ऐसे एग्जांपल ले लेके, अगर आपके पास कोई लाइन है ए बी, अगर आप इसका कोई स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, अगर ए सी कोई पार्ट ले लें या सी डी कोई पार्ट ले लें, तो जो ए बी लाइन होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी, ठीक है, ए सी एंड सी डी से। सिमिलरली आप अगर रियल लाइफ में कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई सेब है, ठीक है, एक एप्पल है अगर आपके पास, अगर आप उसके पीसेस कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई एप्पल है उसके आपने 6 पीसेस कर दिए, ठीक है, 6 पीसेस कर दिए या 4 पीसेस कर दीजिए, ठीक है, 4 पार्ट कर दीजिए, तो जो ये पूरा होल एप्पल होगा, पूरा होल एप्पल उस जो 4वां हिस्सा होगा उससे हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको आज की एक्सरसाइज समझ में आई होगी एंड थैंक यू वेरी मच।